हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लिखा है राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको टोटल 12 स्ट्रक्चर दिए जा रहे हैं, उनका आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हम इस साइड लिख रहे होंगे आपका वो स्ट्रक्चर जो ऊपर दिया गया है, और इस साइड हम उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे। ये हमें पहला स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका हमें आईयूपीएसी नाम यहाँ पे लिखना है। देखो भैया, यहाँ पे 5 कार्बन की एक चेन हमें दिखेगी मेन चेन में। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एक मेन चेन हो जाएगी। अब हमें नंबरिंग इस साइड से करना चाहिए या नंबरिंग इस साइड से करना चाहिए, चलिए वो देख लेते हैं। अगर हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो कार्बन नंबर 2 पर हमें 2 CH3 मिलेगा, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा होगा, और कार्बन नंबर 3 पर OH मिलेगा। लेकिन अगर नंबरिंग हम इस साइड से करें, यहाँ पर 1 रख दें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रखें, तो 3 पर तो OH मिल रहा है, लेकिन देखो कार्बन नंबर 2 पर सिर्फ एक CH3 दिख रहा है, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन है। इस वजह से हम इस साइड वाले को ही फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से हमारे इस मेन चेन में 5 कार्बन मिल रहे हैं, और इन 5 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, पेंटेन लिखना पड़ता है। और कार्बन नंबर 3 पर OH प्रेजेंट है, हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर 3 ऑल लिखा जाएगा। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर CH3 प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 4 पर भी CH3 प्रेजेंट है। इसका मतलब 3 CH3 प्रेजेंट है, मतलब 3 मेथाइल ग्रुप है, इस वजह से ट्राई मेथाइल लिखा जाएगा। और ट्राई मेथाइल के आगे हम लिख रहे होंगे कि हमारा मेथाइल कहाँ पे लगा हुआ है, तो कहाँ लगा है, 2 पर लगा हुआ है, दूसरा वाला भी 2 पे लगा हुआ है, तीसरा वाला 4 पे लगा है, इस वजह से नाम बनेगा 2,2,4 ट्राई मेथाइल पेंटेन 3 ऑल। अगला स्ट्रक्चर ये दिया है जिसका आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। देखो भैया, यहाँ पे 7 कार्बन की एक चेन दिखाई देगी जो सबसे बड़ी होने वाली है, और यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें तो हमें नंबरिंग इधर से करना चाहिए ताकि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पर ही OH मिल जाए। और यहाँ से अगर करेंगे तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4 पर मिल रहा होगा, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, तो हमें ये वाला फॉलो करना चाहिए। ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 4 5 6 और 7। तो मेन चेन में टोटल 7 कार्बन होंगे, इस वजह से यहाँ पर हेप्टेन लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब डाई ऑल लिखा जाएगा। अब देखो, अब की बार यहाँ पर हम E लिख सकते हैं क्योंकि हम सामने क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, लेकिन डाई ऑल लिखते वक्त हमें यह बताना होगा कि किस नंबर के कार्बन पे प्रेजेंट है हमारा OH। तो देख लो, कार्बन नंबर 2 और 4 पर प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और 4 पर OH प्रेजेंट है। यहाँ पर 5 नंबर का जो हमारा कार्बन है उसमें एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और इस सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन है, मतलब कि ये क्या है, इथाइल है। तो नाम बनता है 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डाई ऑल। यहाँ पे ये तीसरा स्ट्रक्चर दिया है जिसका आईयूपीएसी नाम बनाना है। तो देखो भैया, यहाँ पे टोटल 4 कार्बन की एक चेन होगी, क्योंकि एक ही तो चेन दिख रही है, तो यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर हमें OH ग्रुप मिलेगा, इसका मतलब 2 3 डाई ऑल लिखा जाएगा। और 4 कार्बन की चेन है, इस वजह से यहाँ पर ब्यूटेन लिखा जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम बनता है ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल। फोर्थ स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल 3 कार्बन हमारे मेन चेन में, इस वजह से यहाँ पे प्रोपेन लिखा जाएगा। और कार्बन नंबर 1 2 3 पर 3 OH है, इस वजह से इसको ट्राई ऑल लिखा जाएगा। तो हमारा नाम बनने वाला है प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, जिसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं। फिफ्थ वाला जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, बेंजीन पर OH, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और इस फिनॉल पर CH3 लगा है, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने कार्बन नंबर 1 दिया, इधर 2 दिया, तो हम बोलेंगे कि 2 पर मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नाम बन जाएगा 2 मेथाइल फिनॉल। सिक्स्थ वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर हमें फिनॉल दिया गया है, और उस फिनॉल के इस कार्बन पर हमें CH3 मिल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ OH है वहाँ पे देंगे हम कार्बन नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, इसका मतलब हमारा CH3 कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, तो बोला जाएगा 4 मेथाइल फिनॉल। अब आते हैं 7th वाले स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर दिया गया है, जहाँ पर OH है उस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 दीजिए, और जो बगल वाला CH3 उधर कार्बन नंबर 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 5 और 6 लिख दीजिए। तो देखो भैया, इतने पार्ट को तो आप निश्चित रूप से फिनॉल बोलने वाले हो, और उस फिनॉल पर क्या लगा हुआ है, 2 CH3 ग्रुप लगे हैं। कहाँ पर लगा है, 2 और 5 पोजीशन पे लगा है, इसका मतलब नाम बनने वाला है 2,5 डाइमेथाइल फिनॉल। 8th वाला भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर 1 है, बगल में आ जाएगा 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे क्या कि 2 और 6 के पोजीशन पर हमें डाइमेथाइल मिल जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो तो फिनॉल है, तो इस तरीके से बनेगा 2,6 डाइमेथाइल फिनॉल।
अब हम 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ये चेन दिख रही है यही हमारे लिए मेन चेन होने वाला है, क्योंकि इसी में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं, टोटल 3 है। तो 3 के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रोपेन लिख देंगे। तो देखो भैया कार्बन नंबर 1 पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, OCH3 प्रेजेंट है, और OCH3 के लिए क्या लिखा जाता है, मेथॉक्सी लिखा जाता है। इस वजह से नाम हो जाएगा 1 मेथॉक्सी। और कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, जो कि क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है इस समय। तो क्या लिखा जाएगा, 2 मेथाइल लिखा जाएगा। तो इसका नाम बनता है 1 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन। 10th वाला भी देख लीजिए। यहाँ पर एक बेंजीन दिया है, ऑक्सीजन है, और उस पर C2H5 लिखा है। तो देखो भैया जो हमारा यहाँ पे बेंजीन है यही हमारा मेन चेन वाला काम कर देगा। तो यहाँ पे नाम बेंजीन आ जाएगा, और इस बेंजीन पर OC2H5 प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसको क्या लिखा जाएगा, इथॉक्सी लिखा जाएगा। तो इसका नाम बनेगा इथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पे हमने कार्बन नंबर 1 और 2 इस वजह से लिखा है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है इस वजह से यहाँ पर ऑक्सी लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इसका नाम बनेगा इथॉक्सी बेंजीन। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भारी भरकम सा दिया है, एक बेंजीन है, एक ऑक्सीजन है, और इसके बाद 7 कार्बन की चेन लगा दी गई है। अब की बार हम बेंजीन नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, और यहाँ पर देखो टोटल 7 कार्बन है। जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसी को हम मेन चेन मानेंगे। तो 7 कार्बन है, इस वजह से हम इसको हेप्टेन लिखेंगे। और हमारे इस कार्बन पर क्या लगा है, O, और क्या लगा है, बेंजीन लगा है, मतलब क्या लिखेंगे हम, फेनॉक्सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेंजीन के लिए फिनाइल लिखा जाएगा, और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, फेनॉक्सी हो जाएंगे। कहाँ पर लगा है, कार्बन नंबर 1 पर लगा है, इस वजह से इसको 1 फेनॉक्सी हेप्टेन बोलेंगे। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसी शक्ल बनाई गई है जिसमें हमें यहाँ पर 4 कार्बन की एक चेन दिख रही है। इस कार्बन नंबर 2 पर हमें एक OC2H5 दिख रहा है, मतलब ये क्या है, इथॉक्सी वाला पार्ट है। और यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, इस वजह से हम ब्यूटेन लिख रहे होंगे। तो हम ये लिखेंगे कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, इथॉक्सी प्रेजेंट है, और 4 कार्बन, इस वजह से इसको ब्यूटेन बोलेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा गया है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम्स आर गिवन एज फॉलोज। यहाँ पर आपको टोटल 10 IUPAC नाम दिए जा रहे हैं, उनका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर जो आपको नाम दिए गए हैं उसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ, और आपका स्ट्रक्चर इस साइड लिखा जाएगा। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें से पहला नाम है 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नाम से IUPAC नाम बनाना बहुत ही आसान है। कैसे करते हैं, देखो वर्ड रूट क्या है, ब्यूट है, तो यहाँ पर 4 कार्बन की हमें क्या करनी है, एक चेन बनानी है। फिर हमें क्या करना है, 2 पर ऑल लगाना है, मतलब हमें कार्बन नंबरिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाए। तो कार्बन नंबर 2 पर हमें क्या लिखना है, OH ग्रुप लिखना है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे लिखा हुआ है 2 मेथाइल। 2 मेथाइल का मतलब क्या हुआ कि कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप लगा देना है। तो इस तरीके से हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखा आपने कितना आसान था ये। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में लिखा है 1 फेनाइल प्रोपेन 2 ऑल में यहाँ पे प्रोपेन है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 3 कार्बन की एक चेन बनानी है। उसके कार्बन नंबर 2 पर हमें एक OH ग्रुप लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। और हमारे कार्बन नंबर 1 पर एक फेनाइल लगा है, मतलब बेंजीन लगा है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में लिखा है 2,5 डाई मेथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ऑल। लिखा इतना बड़ा नाम है, बहुत ही आसान होने वाला है। देखो भैया हेक्सेन लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 6 कार्बन की एक चेन दिखानी है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन हो गई, जिसमें हमें 1 3 और 5 पर 3 OH ग्रुप लगा देने हैं। तो देखो भैया 1 पे हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। 3 पर हमने क्या किया, OH लगा दिया। 5 पे हमने क्या किया, OH लगा दिया। इतने नाम से स्ट्रक्चर जितना बताया वो हो जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या लिखा है, 3,5 डाईमेथाइल लिखा है, इसका मतलब कार्बन नंबर 3 पर जाना है, वहाँ पर एक CH3 ग्रुप जोड़ देना और कार्बन नंबर 5 पर भी एक CH3 ग्रुप जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाले में लिखा है 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। 2,3 डाई इथाइल फिनॉल में पहले बनाइए आप फिनॉल। फिनॉल क्या होता है भैया, बेंजीन पर आप OH लगा दीजिए तो इतना पार्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इस फिनॉल के 2 और 3 पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो नंबरिंग कर लो, यहाँ पे मान लो ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 और 6। कार्बन नंबर 2 और 3 कहाँ भैया, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। इस पर क्या लगाना है, इथाइल लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कार्बन की चेन को इससे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से इस IUPAC नेम का ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिफ्थ वाले पर आ जाते हैं। लिखा है कि 1 इथॉक्सी प्रोपेन। 1 इथॉक्सी प्रोपेन में देखिए प्रोपेन शब्द है, मतलब हमें 3 कार्बन की एक चेन दिखानी है और उनमें से कार्बन नंबर 1 पर मतलब किनारे के साइड हमें इथॉक्सी ग्रुप दिखाना है, मतलब ऑक्सीजन। इसके आगे क्या होना चाहिए, C2H5। तो देखिए ये हो गया इथॉक्सी ग्रुप, उसको हमने कहाँ लगा दिया है, प्रोपेन के ऊपर लगा दिया है।
अब चलिए सिक्स्थ वाला देख लेते हैं। लिखा गया है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर 5 कार्बन की चेन होनी चाहिए, तो देखो भैया यहाँ पर हो जाएगा ये 5 कार्बन की एक चेन। उसमें से 3 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है, इस वजह से हम लिख देंगे क्या, 3 पर CH3 लिख देंगे। और हमारे कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट है, इथॉक्सी प्रेजेंट है, मतलब कि OC2H5 है। तो इस तरीके से इस IUPAC नेम का ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। चलो भैया 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। मेथेनॉल लिखा है, इस वजह से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं CH3OH। लेकिन देखो भैया यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस CH3 को आप क्या कर दीजिए, CH2 बनाइए और उसी CH2 पर साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दीजिए, मतलब ये ग्रुप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसमें देखो एक कार्बन है, मतलब ये क्या हो गया, मेथेनॉल वाला पार्ट हो जाएगा, और ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस नाम का ये स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं 8th वाला। 8th वाले में लिखा गया है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, मतलब हमें क्या करना है, 5 कार्बन की एक चेन बनानी है। तो भैया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 3 पर क्या है, OH ग्रुप है, तो देखिए कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 3 पर ही साइक्लोहेक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें इस नाम का ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आई होप आसान लग रहा होगा, क्योंकि हम जब नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत ही आसान रहता है। वर्ड रूट देखो, उतने कार्बन बना दो, जो फंक्शनल ग्रुप दिया है उसके हिसाब से उस कार्बन पे जाओ और वहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप लगा दो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप चलते हैं 9th वाले पे। 9th वाले में लिखा है साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ऑल। तो पहले क्या बनाइए, साइक्लोपेंट बनाइए, मतलब 5 कार्बन की एक चेन लीजिए, लेकिन उसको कैसा बनाइए, साइक्लिक बनाइए। तो वो बना दिया। 1 पर क्या लिखा गया, ऑल, इसका मतलब जहाँ पर आप OH ग्रुप जोड़िए वहाँ पे क्या दे दीजिए, कार्बन नंबर 1 दीजिए। काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। बोला क्या जा रहा है कि 3 पर इन आना चाहिए, तो हाँ भैया 3 पर इन आ रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे इस IUPAC नेम का ये स्ट्रक्चर सही है। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, जिसमें लिखा है 3 क्लोरोमिथाइल पेंटेन 1 ऑल। आपको 5 कार्बन की एक चेन बनानी है, जिसके कार्बन नंबर 1 पर एक OH ग्रुप ला करके लगा देना है और कार्बन नंबर 3 पर एक ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहले इसका नाम पढ़ो, क्या लिखा है, क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल कहने का मतलब हुआ कि एक कार्बन लेना है जिस पर आपको क्लोरीन लगाना है और इस चीज़ को ले जा करके जोड़ देना है, किससे, पेंटेन वाले पार्ट से जोड़ना है, मतलब मेन चेन से जोड़ देना है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक कार्बन लिया है, उस पर क्लोरीन लगा दिया और उसको ले जा करके जोड़ दिया इस 5 कार्बन की चेन से। तो इस वजह से जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है, क्लोरोमिथाइल है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है यही स्ट्रक्चर इस IUPAC नेम को बता रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ करके देख लेते हैं। लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। हमें क्या करना है, C5H12O के सारे आइसोमेरिक एल्कोहल्स बनाने हैं और उनका IUPAC नाम लिखना है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लासीफाई द आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल्स इन द क्वेश्चन दिस एच प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। मतलब कि जो आप आइसोमर्स बना रहे होंगे उनमें आप बताइए कि उनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी एल्कोहल है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो भाई हमें क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। अगर आपसे बोला जाए सारे आइसोमेरिक फॉर्म बनाने का, तो आप एक्चुअली क्या करोगे, कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठोगे, उसको छोड़ दोगे एक आध को। तो ऐसी कंडीशन में हमें यही चीज़ अपनाना चाहिए जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में पूछे जाएँ तो आपको दिमाग कुछ ऐसे लगाना है कि देखो भैया हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C5H12O, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है भैया, एल्कोहल्स बनाने हैं। तो पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन हम कैसे बना सकते हैं और कितने यहाँ पर आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम कहाँ पर फोकस करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन्स पर फोकस करने वाले हैं। जब हम सारे आइसोमर बना लेंगे इस हाइड्रोकार्बन का, तब हम उसको एल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि C5H12 से हम कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। अगर हम 5 कार्बन की एक चेन बनाएं तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और 4 कार्बन की एक चेन बनाएं, देखो क्या होगा, 4 कार्बन की एक चेन बना लेते हैं और एक CH3 ला करके इस बीच वाले कार्बन पे जोड़ देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये CH3 यहाँ जोड़ दो, लेकिन यहाँ और यहाँ जोड़ना एक ही बात है, इस वजह से हमने क्या किया हुआ, किसी एक पर ला करके जोड़ दिया है। अगर हम 3 कार्बन की एक चेन बनाएं इस तरीके से, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस बीच वाले कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगा सकते हैं। इसके कहने का मतलब हुआ कि जब हम C5H12 का अगर हम क्या बनाने लग जाएं, आइसोमर्स बनाने लग जाएं, तो हमें ये 3 आइसोमेरिक फॉर्म वहां पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे बनाना क्या है, एल्कोहल बनाना है। तो देखो भैया क्या दिमाग लगाने वाले हैं, हम ये बोलेंगे कितने यहाँ पर डिफरेंट कार्बन है वो ढूंढ लूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं,
कितने डिफरेंट कार्बन है वो ढूंढ लो, और उस पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके उसकी जगह पे क्या लगा दो, OH लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑक्सीजन तो दिया ही गया है। तो C5 वाले में देखो ये कार्बन और ये कार्बन सेम मिलेगा, ये कार्बन और ये कार्बन सेम मिलेगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको डिफरेंट कार्बन बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन सेम है। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि हम 5 कार्बन की जब हम चेन बनाते हैं तो हमें 3 डिफरेंट कार्बन मिलेंगे और उस पर लगे हुए हाइड्रोजन डिफरेंट होंगे, तब हम उस पर OH ग्रुप लगा सकते हैं। देखो एक एल्कोहल ये बन जाएगा, दूसरा एल्कोहल कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तीसरा एल्कोहल कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब C5 वाले से हमें 3 आइसोमर्स मिलेंगे। सिमिलरली हम C4 वाले में देख लेते हैं। देखो भैया ये वाला कार्बन और ये कार्बन क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों ही एक कार्बन से यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो अगर ये कार्बन और ये कार्बन सेम है तो हम उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ये कार्बन हम ले रहे हैं, एक कार्बन ये हो जाएगा, एक कार्बन ये हो जाएगा, एक कार्बन ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 4 डिफरेंट कार्बन होंगे और 4 ही डिफरेंट टाइप के हमें हाइड्रोजन मिलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके अगर हम यहाँ OH लगाएं तो हमें एक एल्कोहल ये मिल जाएगा। अगर यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको हटा करके हम एक OH लगाएं तो एक एल्कोहल हमें ये मिल जाएगा। अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके हम OH लगाएं तो हमें एक एल्कोहल ये मिलेगा, और अगर यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके हम OH ग्रुप लगाएं तो हमें ये एल्कोहल मिलेगा। इसका मतलब इस C4 वाले से हमें 4 एल्कोहल मिल रहे होंगे। C3 वाला देखते हैं। देखो भैया हमारा जो ये कार्बन है ना, किनारे किनारे वाला, ये सारे कार्बन जो हैं एक टाइप के हैं, क्योंकि ये सारे कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड हैं। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अगर उसको हटा कर हम OH लगाएं तो हमें यहाँ पर सिर्फ यही एक एल्कोहल मिल रहा होगा। इसका मतलब हमारा जो C3 है वो हमें एक एल्कोहल देगा। तो तीनों को मिला करके देखते हैं टोटल आइसोमेरिक एल्कोहल कितने बनेंगे। देखो भैया ये 3 है, ये 4 हो गया 7 और 1 मिला देंगे 8। इसका मतलब हमें टोटल 8 एल्कोहल्स मिलेंगे जो आइसोमेरिक होंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले। अब हमें जो सारे आइसोमेरिक एल्कोहल्स मिल चुके हैं वो कितने हो गए, 8 हो गए हैं। तो इन 8 का हमें क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है और उनकी डिग्री के बारे में बताना है। तो चलिए A ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे 5 कार्बन की एक चेन है, उसके इस कार्बन पर OH लगा हुआ है। तो देखो भैया ये वाला कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन, और इस 1 डिग्री कार्बन पर OH प्रेजेंट है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। और अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो यहाँ पे टोटल 5 कार्बन, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पेंटेन, और 1 पर OH प्रेजेंट है, इस वजह से 1 ऑल लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका नाम बनता है पेंटेन 1 ऑल, और यह है कैसा, 1 डिग्री एल्कोहल है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में देखो भैया हमारे क्या है, CH3 CH2 CH CH2 और OH है, और इस कार्बन नंबर 2 पर CH3 लगाया गया है। इस कार्बन पर OH लगा है, यह कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है, इस वजह से इस एल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगी। और इसका IUPAC नाम लिखना चाहें तो देखो भैया टोटल 4 कार्बन हमें दिख रहे हैं मेन चेन में, इस वजह से यहाँ पे ब्यूटेन लिखा जाएगा, और 1 पर OH है, इस वजह से यहाँ पे 1 ऑल हो जाएगा। और हमारे कार्बन नंबर 2 पर CH3 ग्रुप है, तो हमारा नाम बनता है 2 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और ये कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे 4 कार्बन की एक चेन है, उसके कार्बन नंबर 3 पर हमें CH3 दिख रहा है, 1 पर हमें क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है। तो हम नाम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल तो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 4 कार्बन की एक चेन है और 1 पर क्या है, OH प्रेजेंट है। और इस कार्बन नंबर 3 पर CH3 है, इस वजह से नाम बनेगा 3 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। और हमारा जो ये OH है ये 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। 1 डिग्री हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है, इस वजह से इस कार्बन को क्या बोला जा रहा है, 1 डिग्री कार्बन बोला जा रहा है, और इस पूरे एल्कोहल को हम 1 डिग्री एल्कोहल बोल रहे हैं। तो चलिए अब D वाला देख लेते हैं। D वाले में इस वाले कार्बन पे देखिए क्या क्या लगाया गया है, CH3 लगा दिया गया है, और इस तरफ हमने CH2OH लिख रखा है। तो अगर काउंटिंग करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। तो टोटल 3 कार्बन है, इस वजह से प्रोपेन लिखेंगे, और 1 पर OH है, इस वजह से यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। क्योंकि हमारे कार्बन नंबर 2 पर 2 CH3 प्रेजेंट है जिसका हमने काउंटिंग नहीं कर रखा है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इस वजह से हमें 2 डाई मेथाइल लिखना पड़ेगा। और टोटल 3 कार्बन है, इस वजह से प्रोपेन लिखना पड़ेगा, और 1 पर OH है, इस वजह से प्रोपेन 1 ऑल लिखना पड़ेगा। और ये एल्कोहल है कैसा, 1 डिग्री एल्कोहल है। अब अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 कार्बन की एक चेन है और कार्बन नंबर 2 पर OH लगाया गया है, तो देखो भैया हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। और जो हमारा ये कार्बन है जिससे हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से देखिए यहाँ पर 2 कार्बन कनेक्टेड है, इस वजह से जो हमारा ये कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल होगा, और उसका नाम होगा पेंटेन 2 ऑल। चलिए F वाला देखते हैं। यहाँ पर टोटल 4 कार्बन की एक चेन है, 3 कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा है, और 2 पर एक OH लगाया गया है। तो देखो भैया टोटल 4 कार्बन मेन चेन में, इस वजह से ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, क्योंकि 2 पर
पर हमें क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है। और कार्बन नंबर 3 पर CH3, इस वजह से नाम बनेगा 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है और इसी कार्बन से हमें क्या दिख रहा है, OH ग्रुप कनेक्टेड दिख रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो एल्कोहल है ये 2 डिग्री एल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में लिखा है CH3 CH2 CH CH2 और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पर OH लगा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नाम बनेगा पेंटेन 3 ऑल और इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड है, इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है CH3 CH2 और इस कार्बन पे क्या है, OH प्रेजेंट है और यहाँ पर एक CH3 है। तो देखो भैया इसके मेन चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे, टोटल 4 कार्बन आ जाएंगे, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेन। और कार्बन नंबर 2 पर एक CH3 प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे 2 मेथाइल लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और ये हमारा जो कार्बन है, इस कार्बन से देखिए 3 कार्बन कनेक्टेड हैं, इस वजह से ये वाला कार्बन कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। और जो हमारा ये एल्कोहल है वो 3 डिग्री एल्कोहल बोला जाएगा। यहाँ से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसी चीज़ को हमने ले जा करके यहाँ पे लगाया है, वही चीज़ आप देख सकते हो। आप बनाइएगा तो आपको यही चीज़ें मिलेंगी और टोटल आप काउंट करोगे तो H से क्या आ जाएगा, 8th वाला हमारा एल्कोहल आ रहा होगा। ठीक है, अभी जो हमने ऊपर 8 एल्कोहल बनाए हैं उनके हमने IUPAC नाम लिखे हैं। इसको आप इसी मेथड से करिएगा, अदरवाइज आप रैंडमली करना शुरू करोगे तो आपसे गलतियाँ हो जाएंगी। आप शायद 8 एल्कोहल बना भी ना पाओ, शायद आप 5 बनाओ, शायद आप 6 बनाओ, लेकिन 8 पहुँचने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसी मेथड को फॉलो करिए और अपने 8 एल्कोहल्स बना सकते हैं आसानी से। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखो भैया ब्यूटेन कैसा दिखेगा, ये दिखेगा ब्यूटेन। यहाँ पर कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। एल्कोहल में क्या दिया गया है, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन होंगे और उस पर क्या लगा होगा, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये जो हमारा एल्कोहल है और ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, इनका मॉलिक्यूलर वेट करीब करीब सेम है, तो इससे फर्क नहीं आने वाला है बॉइलिंग पॉइंट पे। तो किससे आएगा वो देख लेते हैं। देखो भैया जो हमारा एल्कोहल होता है उसमें क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक एल्कोहल का ऑक्सीजन दूसरे एल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इस तरीके से एक एल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, एसोसिएट हो जाता है। तो इसको बॉयल करके अलग करना कठिन होता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इसके, क्योंकि इनमें जो है ज़्यादा अच्छा अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के बीच में नहीं होता। यहाँ पर सिंपली वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है जो कि बहुत वीक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस वजह से इस एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को अलग करना कठिन होगा। तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके बॉयल कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर दिस रीजन प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। एक्सप्लेन दिस फैक्ट। इसका भी एक्सप्लेनेशन कुछ ऊपर वाले की तरह ही है। यहाँ पे हमारा जो एल्कोहल है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट होता है बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होता है, देखो भैया जो हमारा वाटर है उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा। तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, डेल प्लस चार्ज होगा। और जो हमारा एल्कोहल होगा उस ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा और इसी इंट्रैक्शन को हम क्या घोषित कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग घोषित कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाटर सॉल्वेंट है इसके साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल आकर के इंटरेक्ट हो रहे होंगे, इनसे प्यार मोहब्बत की बात कर रहे होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे होंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्या ये हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर टोटल हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये कैसा है, नॉन पोलर है। जबकि हमारा जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पोलर होता है। तो भैया पोलर और नॉन पोलर तो एक दूसरे से मोहब्बत कर नहीं सकते, इस वजह से इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो सॉल्युबल नहीं है। लेकिन हमारा जो एल्कोहल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इस वजह से हमारा जो एल्कोहल होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन वाटर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो कहानी को आप पढ़ करके देख सकते हो यहाँ पे। अभी ऊपर जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा और ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से आपको जा करके लेक्चर ज़रूर देखना चाहिए। उसमें मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छा एनिमेशन से हमने समझाया हुआ है, शायद आपको मज़ा आ जाएगा उसको देख करके, तो जाइए ज़रूर देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीन बाय द हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपसे बोला जा रहा है, इसके बारे में बताइए, और वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख करके समझाना है। तो इसकी कहानी मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या हो जाता है कि आपको एल्कीन पर क्या ऐड करना है, H एंड BH2 ऐड करना है, और हमारा जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, BH2 को हटा करके उसकी जगह पर क्या लाते हैं, OH ग्रुप लेकर के आते हैं। ये जो कथा कहानी लिखी गई है इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। देखिए भैया, हमारे पास ये एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन जब हम डाइबोरेन के साथ करवाते हैं तो हमें उस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना होता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन नंबर कम हो। एक्चुअली हम करते क्या हैं, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करते वक्त हाइड्रोजन हम कहाँ लेके जाते हैं, जिस कार्बन पर हमारा हाइड्रोजन जो है कम नंबर में होता है। देखो भैया, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक, लेकिन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, BH2 ग्रुप लगाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमने ये पहला स्टेप बताया ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, और हाइड्रोबोरेशन के अंदर हम H और BH2 ग्रुप ऐड कराते हैं, वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करते हुए। इसका अगला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं H2O2 विद OH नेगेटिव। इसका मतलब हमने क्या लिया हुआ, हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो होगा क्या, इस BH2 ग्रुप की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखो हमने किया क्या, इस कार्बन की चेन से क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो चलिए अब आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर लेकर के आता हूँ। मतलब मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर समझाऊँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर H एंड OH ऐड करना है, लेकिन वहाँ पर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करना है। तो कुल मिला के क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ आने में हम क्या क्या रहे हैं, वाटर का एडिशन करा रहे हैं। मतलब एक तरीके का ये क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन है, जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट हाइड्रोबोरेशन है और दूसरा ऑक्सीडेशन है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां पर लिखा है गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखो भैया, पहले ही बता दिया गया है कि हमें फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल बनाने का मतलब क्या है कि हमें क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है, उस पर OH लगाना है। तो देखो भैया, बेंजीन पर OH लगाने के चक्कर में 6 कार्बन तो खर्च हो चुके हैं, बाकी हाइड्रोजन 6 खर्च हुए हैं, और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो बच क्या रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, CH2 ग्रुप बच रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे CH2 ग्रुप ला करके ऐड करना है। देखो ये बेंजीन का ये वाला हाइड्रोजन और वो CH2 ग्रुप मिलकर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फिनॉल पर क्या जोड़ना है, CH3 ग्रुप जोड़ना है। तो एक हम क्या कर सकते हैं, OH के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, OH के मेटा पोजीशन पे हम क्या लगा दें, CH3 लगा दें। और तीसरे वाले हम कर सकते हैं कि OH के पैरा पोजीशन पर हम CH3 लगा दें। तो देखो भैया, इसका नाम क्या बनेगा, 2 मेथाइल फिनॉल बनेगा। इसका क्या बनेगा, 3 मेथाइल फिनॉल बनेगा, और इसका 4 मेथाइल फिनॉल बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि ये पार्ट क्या है, फिनॉल है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 3 आ रहा होगा, यहाँ पे 4 आ रहा होगा। तो निश्चित रूप से अगर 2 पर CH3 है तो क्या लिखोगे, 2 मेथाइल लिखोगे, और यहाँ पर 3 पर CH3 इस वजह से यहाँ पे 3 मेथाइल लिखोगे, और यहाँ पर 4 पर मेथाइल है इस वजह से हम क्या लिखेंगे, 4 मेथाइल लिख रहे होंगे। तो नाम बन रहा होगा 4 मेथाइल फिनॉल। चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि व्हाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर व्हिच विल बी स्टीम वोलेटाइल एंड गिव द रीजन। बोला ये जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या किया, स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया है, तो स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर जो आप ये ले रखे हो ये है एक्चुअली पानी, इसको हम गर्म कर रहे होते हैं। ये पानी आकर के यहाँ पे आ रहा होता है, और यहाँ पर देखिए एक बीकर टाइप समथिंग जो भी है, इसमें हमने क्या डाल रखा है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल डाल रखा है। ठीक है, हम क्या करें, इसमें स्टीम पास करेंगे, तो स्टीम क्या होगा, गर्म होगा, और ये क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। जब यहाँ से यहाँ पे हीट आएगी तो यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो गैस में कन्वर्ट होना चाहेगा, और जब वो गैस में कन्वर्ट होगा तो ये कंडेंसर के थ्रू पास होकर के यहाँ पर एक बीकर में जाकर के रिसीव हो रहा होगा। तो हमें ये पता करना है कि आखिरकार पहले इसमें से यहाँ से पास होकर के यहाँ कौन पहुँचता है। वही पहुँचेगा जो आसानी से बॉयल हो सकता है। इसका मतलब वो ज़्यादा वोलेटाइल होना चाहिए, तभी जाकर के वो आसानी से इसमें आ सकता है। इसी को क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो स्टीम वोलेटाइल है, आसानी से वो पहुँच जाता है कहाँ पर, इस वाले बीकर में। तो देखो भैया, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दिखता है कुछ ऐसा, और हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल दिखता है कुछ ऐसा। जो हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल होगा वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपके होंगे बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो अपने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर रहा होगा, लेकिन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो वो अलग अलग होगा। और हमें क्या करना होगा, हल्का सा हीट करके अलग करना आसान होगा। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टीम वोलेटाइल है। लेकिन जो हमारा पैरा आइसोमर होगा उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपक करके रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें हीट दे करके पहले इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना पड़ेगा,
तब जाकर के ये अलग अलग होंगे, फिर जाकर के और ज़्यादा हीट देने से ये लिक्विड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। जो हमारा ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये ज़्यादा स्टीम वॉलेटाइल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कम टेम्परेचर पर ही इसको बॉयल करा ले जा रहे हैं। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर लिखा है गिव द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। आपको यहाँ पर क्यूमीन से फिनॉल बनाने का मेथड डिस्कस करना है। तो देखो भैया, ये हमारा क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन की खोपड़ी पर अगर इस तरीके से वी कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको हम क्यूमीन बोलते हैं। इस क्यूमीन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जाए, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, आप या सीधा बोल लो कि एयर के प्रेजेंस में हीट करा दिया जाए किसको, क्यूमीन को, तो हमें यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड मिलता है। देखो भैया, इस क्यूमीन में जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट कर जाता है ये परऑक्साइड लिंक, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बोलते हैं। इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की रिएक्शन अगर H+ के साथ कराई जाए तो हमें वहाँ पर ये फिनॉल मिलता है, और इसके साथ हमें यहाँ पे एसीटोन मिल रहा होता है, मतलब कि ये मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, लिखा है कि राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो देखो भैया, ये है क्लोरोबेंजीन। अगर इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएं इन प्रेजेंस ऑफ हीट और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखें और बहुत ज़्यादा प्रेशर रखें, तब जाकर के हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। और इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर हम एसिडिफाई कर दें तो ये ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो H+ के साथ जुड़ करके हमें फिनॉल दे रहा होगा। अब हम आ चुके हैं 11th क्वेश्चन पर। लिखा गया है यहाँ पर राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इसका मतलब हमें क्या बनाना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से CH3CH2OH बनाना है। यहाँ पर पहली लाइन लिखी गई है कि द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। जिसका पहला स्टेप है कि आपको क्या कराना है, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। देखो भैया, ये हमारा क्या है, इथीन है। इथीन में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड के अंदर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो अटैक कर देंगे H3O पॉजिटिव के एक हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पे आ जाएगा। तो इस ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ से H2O मिल रहा होगा। और ये वाला हमारा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से कनेक्ट होकर के देखिए इस तरफ CH3 दे देगा, और इस हमारे कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारा जो ये कार्बोकैटायन बना है, हम इस पर क्या करेंगे, वाटर का अटैक कराएंगे। तो वाटर का अटैक कराएंगे कैसे, देखो भैया, H2O पर क्या होगा, लोन पेयर। ये लोन पेयर अगर इस पर अटैक करेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और इस हमारे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन क्या कर रहा था, यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर रहा था। और कोई भी एलिमेंट अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज झेलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड हमारा स्टेप ये है कि हमारा जो ये H+ है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OH मिलेगा। हमने यहाँ पर किया क्या, ये वाला H+ हमने क्या किया, हटा दिया। हटाया कैसे, देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने जंप करा दिया ऑक्सीजन की खोपड़ी पे, तो ये बन जाएगा हमारा एल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है यू आर गिवन बेंजीन कंसंट्रेट H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट। आपको बेंजीन दिया जा रहा है, H2SO4 दिया जा रहा है और NaOH दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप फिनॉल बना करके दिखाइए। तो देखो भैया, अगर हम फिनॉल ले लें और उस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाएं तो हमें ये सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। और इस सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर NaOH के प्रेजेंस में कराएं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा हीट के प्रेजेंस में कराएं और इसके बाद उसको एसिडिफाई कर दें तो हमें फिनॉल मिल जाता है। इस रिएक्शन को आपने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में लेक्चर 2 के अंदर देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है कि सो हाउ विल यू सिंथेसाइज। पहला देख लीजिए, यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपके पास एक सुटेबल एल्कीन है तो आप 1 फेनाइल इथेनॉल बना करके बताइए। चलिए इसमें से पहला देख लेते हैं। पहले तो आप इसका IUPAC नाम को डिकोड करो, उसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर। देखिए क्या है, 1 फेनाइल इथेनॉल लिखा है। तो इथेनॉल आप कैसे लिखोगे, CH3CH2OH लिखोगे। ठीक है, अगर 1 फेनाइल बोला जा रहा है तो इसका मतलब जहां पर OH ग्रुप लगा है वहां का एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और उसकी जगह पर एक बेंजीन रिंग ला करके लगा दीजिए, मतलब फेनाइल ग्रुप लगा दीजिए। तो वो क्या बन जाएगा, 1 फेनाइल इथेनॉल बन जाएगा। अब देखो भैया, प्रोडक्ट हमें पता है क्या, 1 फेनाइल इथेनॉल, जो कि इस तरीके का दिखेगा। हमें ये बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा एल्कीन लेना चाहिए। ऐसा एल्कीन लेकर के अगर उसकी रिएक्शन H3O पॉजिटिव के साथ कराई जाए या बोला जाए डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराया जाए
तो हमें वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए ये प्रोडक्ट बनाना होगा। देखो भैया इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पे क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। जब आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो पहले H+ आकर के जुड़ेगा, बाद में वहां पर OH आकर के जुड़ रहा होगा। देखो भैया हाइड्रोजन कहां जोड़ना चाहिए, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो, मतलब यहां पर जोड़ना चाहिए। तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन पहले से था और एक OH हमने ला करके लगा दिया। तो इस तरीके से हमें 1 फेनाइल इथेनॉल मिल जाता है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि आपको साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल बनाना है यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय एन SN2 रिएक्शन। आपको बताया गया कि आप SN2 रिएक्शन को फॉलो करिए और वहां पर एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लीजिए जिससे आपको साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल मिल जाए। तो चलिए देखते हैं साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल कैसा दिखेगा। देखो भैया ये हमारा एक कार्बन मान लीजिए, तो एक इस कार्बन पर हमने क्या लगाया है, OH लगा दिया है। इसी कार्बन पर अगर हम साइक्लोहेक्सेन बना दें तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्साइल लिखा जाएगा। और एक कार्बन के लिए हम क्या पढ़ रहे होंगे, मेथ पढ़ रहे होंगे, और उसी कार्बन पर OH प्रेजेंट है, इस वजह से वहां पर मेथेनॉल बोला जाएगा। अब हमें प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ये पता है, तो इसके लिए हम एल्काइल हैलाइड क्या ले सकते हैं, कुछ ऐसा ले सकते हैं। हम क्या करें, इस कार्बन पे क्या लगा दें, कोई हैलाइड लगा दें। चलिए आप क्लोरीन लगा लीजिए या ब्रोमीन लगा लीजिए। अगर आप क्लोरीन लगाते हो तो उसका नाम क्या बनेगा, क्लोरोमेथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि सर अब की बार आपने क्लोरोमिथाइल लिखा हुआ है और साइक्लोहेक्सेन को यहाँ आपने वर्ड रूट में डाल रखा है, जहाँ पर आपका वर्ड रूट हेक्स है, जबकि इस वाले में आपका वर्ड रूट तो मेथ था। तो इसका जवाब ये है भैया, यहाँ पर देखो ये Cl जो होता है वो कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। इस वजह से हम इसको मेन चेन मानेंगे और ये मानेंगे कि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट इस वाले रिंग पर लगा हुआ है। अगर ये हमारा मेन चेन दे रहा है, इस वजह से इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन, और एक कार्बन के साथ क्लोरीन है तो निश्चित रूप से इसका नाम क्लोरोमेथाइल बनने वाला है। अब हमें इससे ये बनाना है, वो भी SN2 फैशन में। तो हम क्या करने वाले हैं, NaOH लेने वाले हैं। अगर हम एक्वस NaOH लेंगे तब हमें वहां पे क्या मिलेगा, OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये OH नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर रहा होगा, ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की खोपड़ी पे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोराइड आयन बन रहा होगा, और वो वाला क्लोराइड आयन Na+ के साथ भिड़ करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा, और हमारा जो OH था वो इस रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमें ये मिल रहा होगा। थर्ड वाले में लिखा है कि आपको पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। आपको अभी एल्काइल हैलाइड लेना है, उससे क्या बनाना है, पेंटेन 1 ऑल बनाना है। पेंटेन 1 ऑल की शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पर हम 5 कार्बन की चेन को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और कार्बन नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, OH लगा देंगे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंटेन 1 ऑल बन जाएगा। इस एल्कोहल को बनाना है हमें कोई एल्काइल हैलाइड यूज करके, तो वही करने वाले हैं। OH की जगह पे हम क्या ले लें, कोई क्लोरीन ले लें। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया और NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो वही वाला कार्यक्रम हो जाएगा, SN2 रिएक्शन वाला। यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोराइड निकल के बाहर, इसका मतलब हमें यहाँ पे साथ में NaCl मिल रहा होगा। ये वाला OH इस कार्बन की चेन से कनेक्ट हो जाएगा और हमें ये पेंटेन 1 ऑल मिल रहा होगा। 15 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। तो पहले इनकी शक्ल बना करके देखिए। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। ये भैया देखो कितना पार्ट क्या है, हमारा फिनॉल है। इस फिनॉल में जो हमारा OH है उसके ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगा रखा है, NO2 ग्रुप लगा रखा है। इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखने के लिए हम चल रहे हैं अपने NCERT के क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, गिव 2 रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर द एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जो आपका ये फिनॉल है, ये फिनॉल एसिडिक क्यों है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको फिनॉल दिया जाए और आपको इथेनॉल दिया जाए तो बताइए इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहले क्या लिखा गया है कि द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन दी जा रही हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का है। उसमें से पहला है, फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड एंड लिबरेटिंग H2 गैस। देखो भैया होता क्या है, हमारा फिनॉल है, इसमें हम सोडियम डालते हैं तो हमें ये सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और उसके सॉल्यूशन से हमें H2 गैस के बुलबुले दिख रहे होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर इसको रटना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं भैया, सिंपल सी बात। देखो इस फिनॉल में ये ऑक्सीजन है और ये देखिएगा हाइड्रोजन का बॉन्ड है,
हाइड्रोजन यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से डेल प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर ये सॉल्यूशन में टूटेगा और अपना एसिडिक नेचर दिखाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, देखिएगा क्या बना सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम क्या होता है, मेटल होता है। और मेटल का करेक्टर क्या है, खुद को पॉजिटिव बनाने का, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो मेटल का यहाँ पे करेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का करेक्टर है। तो देखो भैया यहाँ दो लोगों का रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, एक तो इस फिनॉल का, दूसरा इस सोडियम का। तो हमें क्या करना है, इसका वाला नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से जोड़ देना है। तो देखिए ये वाला फिनॉक्साइड जो है जाकर के Na+ से जुड़ेगा तो हमें ये मिल जाएगा। और सोडियम ने जो हमें इलेक्ट्रॉन दिया था और यहाँ का जो हमें H+ मिला था, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलें तो देखिए क्या बनेगा, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर के हो जाएगा न्यूट्रल हाइड्रोजन। अगर ये न्यूट्रल हाइड्रोजन बनेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ H2 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिएक्शन याद हो चुकी होगी। चलिए अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन। यहाँ पर लिखा है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड एंड वाटर एज द बाई प्रोडक्ट। ये देखो भैया फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ, तो ये हमें मिल रहा है सोडियम फिनॉक्साइड और इसके साथ मिल रहा है वाटर। यहाँ पर हम एक्वस NaOH लेते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर आयन में टूटेगा NaOH तो कैसे टूटेगा, Na+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटेगा। और हमारा जो फिनॉक्साइड अगर वो टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पार्ट है वो Na+ के साथ गठबंधन करके ये सोडियम फिनॉक्साइड दे देगा, और यहाँ का जो H+ है वो OH नेगेटिव के साथ कनेक्ट होकर के हमें वाटर दे रहा होगा। अभी हमने जो ये दोनों रिएक्शंस देखी हैं, ये दोनों रिएक्शंस सिर्फ इस वजह से हो पाई क्योंकि फिनॉल ये वाला हाइड्रोजन दे करके H+ के फॉर्म में बाहर निकाल सकता है। क्योंकि हमारा जो ये हाइड्रोजन है ये H+ के रूप में बाहर आ सकता है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो ये फिनॉल है, ये फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर का है। और इसका प्रूफ इन दोनों से हमें मिल जाता है कि भैया देखो जब हम सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो H2 गैस हमें तभी मिल सकता है जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बाहर आए, और NaOH के साथ हमें वाटर तभी मिल सकता है जब ये वाला हाइड्रोजन निकल के बाहर आए। इसका मतलब हमारा फिनॉल क्या है, एसिडिक नेचर का है। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल। तो अब हमें ये देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, क्या इथेनॉल ज़्यादा एसिडिक है या फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CBSE 2015 में 1 नंबर का। देखिए क्या लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है द एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन दैट ऑफ द इथेनॉल, दिस इज बिकॉज आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन द फिनॉक्साइड आयन अंडरगोज रेजोनेंस एंड गेट स्टेबलाइज्ड व्हेयरएज इथॉक्साइड आयन डज नॉट। इस कथा कहानी का मतलब ये है कि जब हम फिनॉल लेते हैं तो वो आयनाइज होकर के ये हमें फिनॉक्साइड आयन देता है और साथ में हमें ये H+ मिल रहा होता है, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम का साइन रहता है। जब हमारा इथेनॉल आयोनाइज होता है तब वो हमें दे रहा होता है ये एक इथॉक्साइड आयन और उसके साथ देता है H+ आयन। देखो भैया जो हमारा ये इथॉक्साइड आयन है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन हमारा जो ये फिनॉक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। और अगर यहाँ पर रेजोनेंस की फिनोमिना होगी तो निश्चित रूप से इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, वो घूमता रहेगा कार्बन के ऊपर, किसके, बेंजीन के कार्बन के ऊपर घूमता रहेगा। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तो निश्चित रूप से ये अटैक करके इसको रिवर्स ले जाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस इथॉक्साइड आयन में जो ये हमारा ऑक्सीजन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है ये कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, ये क्या अपनी जगह पे बैठा हुआ है, लोकलाइज्ड है। इस वजह से आसानी से OH+ के साथ रिएक्शन करके रिएक्शन को रिवर्सिबल बना सकता है। अगर यहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ घट जाएगा, इसका मतलब हमारा इथेनॉल लेस एसिडिक होगा। अब हमें बात करनी है कि ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल की शक्ल कैसे दिखती है। तो देखो भैया कुछ ऐसे दिख रही होगी। इतना पोर्शन क्या है, फिनॉल है, उसके ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 लगाया गया, मतलब मेथॉक्सी लगा दिया गया, इस वजह से इसका नाम बनेगा ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। अब हमें देखो एसिडिटी को कंपेयर करना है। जब कभी भी आपको एसिडिटी कंपेयर करने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, वहां का H+ हटाइए, मतलब एसिड का H+ हटाइए और रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। तो देखो भाई हमने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, तो यहां से मान लीजिए कि H+ यहां से निकल गया, तो ये हमारा नेगेटिव पार्ट बन रहा होगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा। और यहाँ का अगर हम हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा। अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड जो है रिस्पेक्टिव
एक्टिवली ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो देखो जो NO2 होता है वो -M ग्रुप है। अगर ये -M ग्रुप है तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस वजह से इस बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी और जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो आसानी से इस बेंजीन रिंग में घूम सकता है। या तो इसको इस तरीके से बोलिए कि ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको NO2 ग्रुप अपनी तरफ खींचता है, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो बगल में जो H+ प्रेजेंट है उस पर अटैक करके रिएक्शन को रिवर्सिबल ले जाना टफ होगा। इसका मतलब ये जो हमारी रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जाना चाहेगी, तो हमेशा कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ में वहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेथॉक्सीफिनॉल। यहाँ पर जो हमारा OCH3 है वो एक +M ग्रुप है। +M ग्रुप कहने का मतलब होता है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर देखो जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाता है, बेंजीन की तरफ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन को मिल रहे होंगे तो निश्चित रूप से इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उसको ऑलरेडी यहां से इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं। कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा होगी। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो साथ में जो H+ निकला था उस पर ये भाई साहब अटैक करके इस रिएक्शन को रिवर्स लेके चले जाएंगे। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ घट जाएगा, और अगर कोई भी एसिड कंसंट्रेशन ऑफ H+ को घटा करके दे रहा है इसका साफ मतलब है कि वो ज्यादा एसिडिक नहीं है। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन उसको बोर्ड में कैसे लिखोगे, कुछ ऐसी कहानियां आपको लिखने पड़ेंगी कि हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन हमारा जो मेथॉक्सी ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो निश्चित रूप से जो हमारा OH का बॉन्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और वो प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कुछ कहानियां लिख करके आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बेंजीन है उस बेंजीन पर OH ग्रुप अगर लगा दिया जाए तो जो हमारा ये बेंजीन होता है ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करने के लिए। ऐसा क्यों? चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो भाई, हमारा जो बेंजीन होता है उसमें जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो है ही है, लेकिन उस पर अगर कोई OH ग्रुप लगा दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, तो इस बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो किसी इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन की तरफ अप्रोच कराना आसान होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। यही कथा कहानी यहाँ पे लिखी गई है, पढ़ लीजिए। लिखा है द OH ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दस इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग एज सोन इन गिवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फिनॉल। यहाँ पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं फिनॉल के। देखिए हमारा ये फिनॉल है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर होगा। अगर लोन पेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ आ सकती है, यहाँ पर आएगी। तो यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है वो टूट करके इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इस कार्बन पर रिसीव हो रहा होगा। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड उठ करके यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो बेंजीन की रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तभी वहां पर नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं बेंजीन के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ ये नेगेटिव चार्ज आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद एल्केलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन। तो भैया देखो हमने ये बना दिया है आपका प्रोपेन 1 ऑल। अगर इसकी रिएक्शन करा दें एल्केलाइन केमेनोफोर के साथ तब हमें इस एल्कोहल से एसिड मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो एल्केलाइन केमेनोफोर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक एल्कोहल को एक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें आसानी से उसको समझ में आ रही होंगी जिन्होंने लेक्चर्स देख रखे होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल। फिनॉल के साथ रिएक्शन करवानी है किसका, ब्रोमीन लेना है और उसको कहाँ रखना है, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो देखो भैया ये हमारा है फिनॉल, और फिनॉल की अगर रिएक्शन करवा दें ब्रोमीन इन सॉल्वेंट CH2 तो हमें ये प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। हमें OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन मिल रहा होता है और OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन मिल रहा होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कराते हैं। तो
आपके मन में सवाल होगा कि सर ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही क्यों आ रहे हैं, ये मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं आ रहे। तो इसका जवाब ये है कि हमारा जो OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि हमारा जो OH ग्रुप होता है वो प्लस M ग्रुप है और जितने प्लस M ग्रुप हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगला दिया गया है कि आपको रिएक्शन करानी है डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन फिनॉल के साथ। तो देखो भैया ये है हमारा फिनॉल। अगर फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराएंगे तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल रहा होगा, NO2 प्लस मिल रहा होगा। क्योंकि ये डाइल्यूट है तो निश्चित रूप से हमें OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमें अपने NO2 ग्रुप ला करके लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमें ये दो प्रोडक्ट मिल रहा होगा। अगर कोई पूछे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन बनेगा तो आपको जवाब देना चाहिए कि यहाँ पर पैरा आइसोमर ज़्यादा बन रहा होगा। फोर्थ वाला लिखा है कि ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये विथ लिखा है WITH, ठीक है, यहाँ पे टी मिस हो गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको फिनॉल की रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, लेकिन किसका प्रेजेंस होना चाहिए, एक्वस NaOH का प्रेजेंस होना चाहिए। तो चलिए ये भैया नेम्ड रिएक्शन है, अभी आगे समझाऊंगा भी क्या नाम है इसका। तो देखो ये है फिनॉल। अगर रिएक्शन इसकी CH Cl3 NaOH के साथ कराई जाए, बाद में इसको एसिडिफाई करा दिया जाए तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको हम सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। और इसको RT रिएक्शन या राइमर टीमन रिएक्शन बोला जाता है, जो अभी आप ये रिएक्शन देख रहे हो। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के NCERT एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 था। मिलते हैं हम आपको पार्ट 2 में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।